नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में पहले चुनावी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है पहले चरण की और आज से नामांकन भी शुरू हो गए हैं। लेकिन एनडीए के घटक दलों में जो तकरार चल रही है वो अभी भी बरकरार है। चिराग पासवान इस समय सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हैं एनडीए की राह में और उनको मनाने में बीजेपी के नेता लगातार लगे हुए हैं। नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान दोनों ही नेता बार बार चिराग पासवान के घर पहुंच रहे हैं। आज भी मुलाकात हुई है। नित्यानंद राय चौथी बार चिराग पासवान से मिलने पहुंचे हैं और लगातार ये सारे ऑफर्स भी चिराग पासवान को दिए जा रहे हैं और लेकिन सीटों को लेकर के कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा है। ऐसे में एनडीए में फिलहाल संकट बरकरार है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जितनी सीटें चिराग पासवान चाह रहे हैं वो उनको मिल जाएगी या वो ही बीजेपी के सामने झुक जाएंगे। उधर जीतन राम मांझी भी अपनी शिकायतें लगातार बता रहे हैं। वो भी 15 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जेडीयू ने तो खुले तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई हमें जितनी सीटें चाहिए वो हमें चाहिए ही। अब आप अपनी सीटों में से चाहे चिराग पासवान को दें, चाहे उपेंद्र कुशवाहा को दें, चाहे आप जीतन राम मांझी को दें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी जो सीटें हैं हमें वो उतनी मिलनी ही चाहिए। तो लगातार जो तमाम दल है एनडीए के वो अपनी अपनी बार्गेनिंग कर रहे हैं और अपना अपना दबाव बना रहे हैं बीजेपी पर। लेकिन उसके बाद भी जो सीटों का फॉर्मूला है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा। उधर महागठबंधन में सीटों का जो गणित है वो सुलझ गया है, बस ऐलान होना बाकी है। तो इन्हें सब तमाम चीजों को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहले तो हम बता दें कि हमने ये सोचा था कि जेडीयू को लेकर ही सबसे ज्यादा रार देखने को मिलेगी बिहार में, लेकिन यहाँ तो चिराग पासवान लगातार फंसा रहे हैं। 2 दिन में 4 बार नित्यानंद राय जा चुके हैं उनसे मिलने, 3 बार तो चिराग पासवान मिले ही नहीं। तो दबाव चिराग पासवान ने अच्छे से बनाया हुआ है और इसको लेकर के तमाम खबरें भी अब सामने आ रही है। थोड़ी सी डिमांड भले ही चिराग पासवान ने अभी कम की हुई है, लेकिन जो नित्यानंद राय को बार बार पहुंचना पड़ रहा है चिराग पासवान के घर, तो देखिए लिखा हुआ है कि सीट शेयरिंग पर अभी भी मुंह फुलाए बैठे हैं चिराग पासवान। चौथी बार मनाने घर पहुंचे नित्यानंद राय। तो यहाँ पर ये लगा हुआ है, मांग पर अड़ी हुई है चिराग पासवान की पार्टी और जो चिराग पासवान है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए 40 से घटकर 35 सीटों पर आए चिराग। बीजेपी ने की पेशकश, एमएलसी और राज्यसभा सीट का भी दिया आश्वासन। तो यहाँ पर सर ऑफर भी दिए जा रहे हैं और थोड़ी सी डिमांड तो कम की है चिराग पासवान ने। पहले 40 सीटें मांग रहे थे, अब हालांकि वो 35 सीटों तक आए हैं, लेकिन बीजेपी 25 से ज्यादा सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। तो चिराग ने बीजेपी को अच्छे से फंसा दिया है। तो क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ने या एनडीए से अलग होकर के विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला करेंगे, जिसके संकेत वो पहले भी कई बार दे चुके हैं? जय संविधान। देखो निधि, मैं तो थोड़ी परिस्थिति को अलग तरह से मूल्यांकन कर रहा हूं। देखो, मुझे जो लग रहा है ये बार्गेनिंग चिराग पासवान नहीं कर रहे हैं, ये बार्गेनिंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान क्या था। भारतीय जनता पार्टी का गेम, क्योंकि नीतीश कुमार ये चाहते हैं और इसीलिए नीतीश कुमार ने, जेडीयू ने जो पलट के पासा फेंका है कि हमको जो सीट चाहिए वो तो चाहिए। पहले वो क्या कहती थी? पहले जेडीयू कहती थी कि बीजेपी जितनी भी सीटें लड़ेंगी, एक सीट हम ज्यादा लड़ेंगे। तो जैसे था कि 101 सीट अगर बीजेपी लड़ेगी, 102 जेडीयू लड़ेगी। अगर मान लीजिए अब बीजेपी ये कहती है ठीक है, एक सीट आप ज्यादा लड़िए, हम 90 सीटें लड़ते हैं, आप 91 सीट लड़ लीजिए, और ये 21 सीटें हम जो है 20 सीटें जो है चिराग पासवान को दे देते हैं। देखिए, चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं और चिराग पासवान एक तरह से बिल्कुल, अगर उनको 15-20 सीटें मिल गई तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो समर्थन कर देंगे, नीतीश कुमार का नहीं करेंगे। तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान जो भी कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ में कर रहे हैं और नीतीश कुमार को, जेडीयू को उसके स्थिति को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हुआ है, मैसेज जो चला गया है पूरे समाज के अंदर, वो मैसेज ये चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी झुक रही है। देखिए, चिराग पासवान का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है नीतीश कुमार को खत्म करना, और यही प्रशांत किशोर का भी और वो है ऑब्जेक्टिव। प्रशांत किशोर स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि हम जेडीयू को 25 सीटों में समेट देंगे। अगर 25 से 60 ज्यादा सीटें मिल जाएंगी जेडीयू को तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। इसका माने पूरी रणनीति बन चुकी है और उस रणनीति के, अच्छा एक और मैं इसमें काउंटर क्वेश्चन देख रहा हूं, जो मैं बिहार से लोगों से बात कर रहा हूं, बिहार से जो फीडबैक मुझे मिल रहा है उससे पता चल रहा है, क्योंकि बिहार की ज्यादातर जनसंख्या जो है ओबीसी और दलितों की है। वो कह रहे हैं कि जहां पे जेडीयू का कैंडिडेट होगा वहां तो हम जेडीयू को वोट दे देंगे,
लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो हम तत्पर हैं, लेकिन अगर वहां बीजेपी का कैंडिडेट होगा वोट नहीं देंगे। तो ये जो गेम प्लान है ये वहां की जनता भी समझ गई, ओबीसी वगैरह भी समझ गए कि उनका गेम प्लान ये है, चिराग पासवान को सीट दिला दो, जीतन राम मांझी को सीट दिला दो और नीतीश कुमार की सीटें कम कर दो, जिससे ऐसी परिस्थिति वो बनाना चाहते हैं कि वहां पे अच्छा फिर चुनाव आयोग है, अभी तक तो उनको लगी रहा है कि चुनाव आयोग जिता देगा, बाद में तेजस्वी और राहुल कैसे उसको काउंटर करते हैं ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मान लीजिए 90 सीटों के आसपास जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया उसके हिसाब से ये तो बेईमानी करके कोशिश करेंगे कि उनको इतनी सीटें मिल जाएं कि चिराग पासवान और मांझी से मिलकर वो सरकार बना ले और नीतीश कुमार को बाहर फेंक दें, जेडीयू को बाहर फेंक दें और उनको 25 सीटों में समेट दें, जो प्रशांत किशोर भी प्रयास कर रहे हैं। और आपने एक और देखा होगा, प्रशांत किशोर के अगर उम्मीदवारों की लिस्ट आपने देखी होगी, उसको आपको सीधा आभास मिल जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं करना चाह रही है, वो जेडीयू का नुकसान करना चाह रही है। जैसे जो ओवैसी साहब हैं वो नुकसान करना चाह रहे हैं महागठबंधन का, वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं करना चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि जहां भी मुसलमानों के वोट 70% है वहां डिवाइड कर दें, जिससे भारतीय जनता पार्टी 35% वोट पे और कुछ वोट कटवा के वो ऐड करके इलेक्शन जीत जाए, वरना 70% मुस्लिम वोटों पे तो बीजेपी के जीतने की कोई संभावना नहीं बनती। लेकिन ये जो पूरी रणनीति बन रही है जेडीयू को किनारे लगाने की और नीतीश कुमार को किनारे लगाने की, मुझे लगती है चिराग पासवान जो भी कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कर रहे हैं। अब सर चिराग पासवान किसके इशारे पर कर रहे हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इनको लेकर के परेशान है और लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने सारा फैसला अब चिराग पासवान पर ही छोड़ दिया है कि क्या कुछ वो करेंगे। और चिराग पासवान के पास बीजेपी के नेताओं का बार बार आना जाना कोई भी लगा हुआ है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के भी कोई मसला हल होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। उधर ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू भी अपने पुराने स्टैंड पर ही कायम है कि सबसे ज्यादा सीटों पर हम ही चुनाव लड़ेंगे, और इस बात को नीतीश कुमार ने स्पष्ट तरीके से बीजेपी नेताओं के सामने कह दिया है। नीतीश कुमार किसी भी हाल में 122 से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है। ये उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी को कि हमें तो 122 सीटें चाहिए, फिर आप अपने में से चाहे चिराग पासवान को दीजिए, चाहे आप जीतन राम मांझी को दीजिए, चाहे उपेंद्र कुशवाहा को दे दीजिए। तो यहीं पर पेच फंसा हुआ है कि अगर 121 में से 40 सीटें दे दी गई चिराग पासवान को, 15 सीटें मांझी को और 5 या 10 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दे दी जाएंगी, तो बीजेपी कितने पे लड़ेगी? तब तो बीजेपी के पास 50 सीटें भी नहीं बचेंगी। और ये भी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है कि कैसे वो सीटों का तालमेल बिठाएगी फिर। नहीं नहीं, देखिए कोई परेशानी मुझे नहीं लगती, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगती, क्योंकि चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान हो, ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड आर्म्स है ना भाई। जितनी भी सीटें इन तीनों को मिलेंगी या प्रशांत किशोर को मिलेंगी वो भारतीय जनता पार्टी में काउंट कर लीजिए। ये सारी की सारी, अच्छा जेडीयू से डर क्या है इन लोगों को? चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को और भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू से डर क्या है? जो एक अंडरस्टैंडिंग आरजेडी और जेडीयू में बन चुकी है, हम आमने सामने चुनाव लड़ेंगे ज्यादातर सीटों पे भाई, या तो आरजेडी का कैंडिडेट जीतेगा या जेडीयू का कैंडिडेट जीतेगा। अब बाद में नीतीश कुमार फिर पलटी मार के महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे, बिहार की सरकार भी गिर जाएगी और दिल्ली की सरकार भी गिर जाएगी। इसलिए जेडीयू से ये लोग आशंकित हैं, जेडीयू हारेगी इसकी मुझे पूरी संभावना लग रही है। इसलिए ये लोग चाह रहे हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से कि किसी तरह से नीतीश कुमार की सीटों को कम किया जाए, जिससे वो महागठबंधन में न जा सके इलेक्शन के बाद। ये चाल तो है सर बीजेपी की, लेकिन अगर आपको क्या लगता है कि क्योंकि नीतीश सबसे ज्यादा सीटें मांग ही रहे हैं और इस बार अगर उनकी ज्यादा सीटें आ भी गई तो अटल जी के सपने का क्या होगा? यानी भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी कि हमारा मुख्यमंत्री बने, ये अटल जी का सपना है, अकेले दम पर फिर बहुमत कैसे मिलेगा, इस बात पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और एनडीए के घटक दलों को तो इस बात का एहसास है और जेडीयू ने तो स्पष्ट तौर पर क्या है कहा है कि वहां के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार ही है, और अगर चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन की जीत होती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो फिर ये जो बीजेपी है वो अटल जी का सपना कैसे पूरा करेगी? नहीं नहीं, ये तो प्रशांत किशोर बिल्कुल स्पष्ट कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, जेडीयू की और नीतीश कुमार की आखिरी पाली है। ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं। ये किसके कहने पे कह रहे हैं, किसके बिहाफ में कह रहे हैं, किसके कॉन्फिडेंस पे कह रहे हैं? इसका मतलब यह है कि अभी भी प्रशांत किशोर को, भारतीय जनता पार्टी को
चुनाव आयोग पे पूरा विश्वास है कि वो हेरा फेरी करा के भारतीय जनता पार्टी को विनिंग पोजीशन पे पहुंचा देगी और महाराष्ट्र का इनके पास सक्सेस रेट है। तो इसीलिए देखिए चैलेंजेस दोनों तरफ से बहुत ज्यादा हैं। मुझे इस बात की भी बहुत संभावना लगती है कि अगर जेडीयू को 50-40 सीटें मिल गई तो उसके बाद महागठबंधन में जाके दिल्ली और बिहार दोनों की सरकार को गिरवा दें और पूरी देश की राजनीति बदल जाए। और मुझे इस बात की भी संभावना लगती है कि चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी बिहार को महाराष्ट्र बना दे और उसके बाद देखिए इसकी तो मुझे संभावना 1% भी नहीं लगती, 1% भी नहीं लगती कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। सर नीतीश कुमार तो भले ना हो अगले मुख्यमंत्री, बीजेपी को तो आप जानती ही हैं कि वो कैसे शिंदे बनाने में माहिर है, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार तो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उधर तेजस्वी यादव जो सर बड़े-बड़े ऐलान कर रहे हैं, जितनी भी घोषणाएं बीजेपी ने की हैं, चाहे महिलाओं को लेकर की हो, चाहे युवाओं को लेकर के की हो, चाहे किसानों को लेकर के की हो, अलग-अलग तरीके से सबके अकाउंट में बहुत बड़ी अमाउंट उन्होंने डाली है, ठीक चुनाव से पहले। और वहां के लोग भी अब ये सवाल कर रहे हैं कि इतने सालों में क्यों नहीं हमारी कोई परवाह की गई, क्या इंतजार किया जा रहा था कि चुनाव आएंगे तब ये सब किया जाएगा। वहीं पर तेजस्वी यादव ने जो घोषणाएं की है युवाओं को लेकर के, सरकारी नौकरियों को लेकर के, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अब नजर आ रहा है युवाओं के बीच, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि उसके बाद से हमारे जो बिहार के रिपोर्टर है वो पब्लिक रिएक्शन करने भी गए और पब्लिक से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि क्योंकि तेजस्वी यादव पर भरोसा इसलिए क्योंकि पहले भी उन्होंने जो घोषणा की थी उस पर अमल वो कर चुके हैं। जो आरजेडी है वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी है और अब जब बीजेपी इस तरीके के ऐलान कर रही तो उस पर तो किसी को भरोसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव की जो ये सरकारी नौकरी वाली घोषणा है, जो रोजगार वाली घोषणा है, वो गेम चेंजर साबित हो पाएगी इस चुनाव में, क्योंकि युवा इससे कनेक्ट करते हुए तो नजर आ रहे हैं। निधि केवल युवाओं की बात नहीं है। चलो तुम कल्पना करो, मैं एक ऑफर देता हूं तुम्हें कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा और लोन दूंगा और इसकी वसूली भी करूंगा। इंटरेस्ट नहीं लूंगा लेकिन लोन की वसूली करूंगा। एक विकल्प तुम्हें यह देता हूं और दूसरा विकल्प ये देता हूं कि तुम्हारी योग्यता के अनुसार तुमको पीसीएस ऑफिसर बना दूंगा। ये नहीं है कि तेजस्वी यादव सबको पीसीएस आईएएस बना देंगे, लेकिन सरकारी नौकरी अगर चतुर्थ श्रेणी की भी सरकारी नौकरी लगे तो भी 40,000 रुपए महीना मिलेगा। महीना, एक मुश्त नहीं, एक बार नहीं। तो एक तरफ तो वो चीज है जो एक बार आपको दी गई है और उसकी वसूली भी होनी है। दूसरी तरफ वो चीज है जो कंटिन्यूअस है। तो क्या ये माओं को नहीं समझ में आ रहा है? ये पिताओं को नहीं समझ में आ रहा है? भाई परिवार में अगर मान लीजिए मेरा ऐसा परिवार हो जिसमें मैं इस बार भगवान की कृपा से वो स्थिति मेरे साथ नहीं है, अगर मान लीजिए वो स्थिति होती कि मुझे लगता है यार मैंने तो कमा खा लिया, मेरे बच्चे नहीं सेटल हो पा रहे, अगर कोई कहे कि आपके बच्चे को हम सरकारी नौकरी दिलवाते हैं 40-50, तो मुझे लगता है यार इनका जीवन भी सेटल हो गया कम से कम। अब अगर एक आदमी को ये ऑफर दिया जाए कि आपको एक बार ये पैसा दिया या आपको हर महीने पैसा मिले, फिर उसके बाद आपको मकान भी मिले, फिर आपको सुविधाएं भी मिले, फिर आपको जॉब सिक्योरिटी भी मिले। एक होता है प्राइवेट सेक्टर की नौकरी, एक होती है पब्लिक सेक्टर की सरकारी नौकरी। अच्छा, ये भी जब पूछा गया कि साहब इतनी सारी नौकरियां कैसे देंगे, भाई यहां सरकारी नौकरियां तो इसलिए खत्म हो गई ना, हर चीज को आपने प्राइवेटाइज कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज अडानी जी की, सॉरी, राष्ट्रीय सेठ की सारी कंपनियों को का राष्ट्रीयकरण करा दीजिए। आप सारी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करा दीजिए। वो तो बंबई के भी एयरपोर्ट का नाम और बंदरगाह का नाम, दुनिया भर का नाम अपने या मोदी जी के नाम पे रख रहे हैं। तो अगर ये सारी चीजों का सरकारीकरण हो जाए और तो सरकारी नौकरियां मिलेंगी लोगों को। अच्छा, जब सरकारी नौकरी मिलेगी, देखिए एक तरफ तो है कि सरकारी पैसा खर्च होगा, लेकिन क्योंकि लोगों के घर में पैसा आएगा, क्योंकि वो खरीदारी करेंगे, इसलिए हमारी जीडीपी 20% हो जाएगी और हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। भाई आप देखिए, अगर पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तब तो लोगों को फायदा होगा। आज के तारीख में प्राइवेटाइजेशन से क्या हो रहा है? रिजर्वेशन भी खत्म हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन से क्या हो रहा है? सरकारी नौकरियां भी नहीं मिल रही, इसीलिए सरकारी नौकरी में पेपर लीक हो रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव ने जो 5 लाख नौकरियां दिलवाई, पेपर लीक क्यों नहीं हुआ? पेपर लीक क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब कि अगर ऊपर से आकाश चाहे कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। पेपर लीक इसलिए कराते हैं जिससे अगर पेपर लीक नहीं होगा, लोगों को सरकारी नौकरी मिलनी पड़ेगी तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। फिर ये बताइए, बिहार के अंदर आप जाइए, सर्वे कीजिए, वहां पे ताड़ी जैसे उद्योग है बहुत बड़ा। तो एक बहुत बड़ा पासी समाज है जो कि ताड़ी निकालता है और उसे
बेचता है और वहां के लोग इसे बुरा भी नहीं मानते। अगर आपने शराब पे तो लगाई आपने पाबंदी, आपने ताड़ी पे भी लगा दी, लाखों लोगों को रोजगार खत्म हो गया। अच्छा, उसके बाद शराब बिक रही है। अच्छा, शराब क्योंकि इलीगली बिक रही है तो सरकार को रेवेन्यू भी नहीं मिल रहा है, सरकार के पास पैसा भी नहीं आ रहा है और लोग शराब पी के मर भी रहे हैं, क्योंकि अब लीगल तो है नहीं शराब। अब इलीगल शराब पियोगे उसके बाद शिकायत कहां करोगे? अगर मान लीजिए आपने सरकारी दुकान से देसी शराब भी खरीदी और पी गए, मर गए, तो कम से कम परिवार जाके शिकायत तो पुलिस एफआईआर कर सकता है कि इसमें मिलावट थी। यहां तो इलीगल चीज की कैसे शिकायत करोगे? अच्छा, बहुत बड़े समाज की नौकरी चली गई। यही स्थिति झारखंड के अंदर है। भाई, अगर आप झारखंड के अंदर भी शराबबंदी कर दोगे तो वहां जो लोग ताड़ी निकालते हैं, जिनका धंधा यही महुआ से और उससे ताड़ी निकालते हैं और देसी शराब बनाते हैं, वो खत्म। अच्छा, उसको आप लीगलाइज कीजिए और उसके क्वालिटी कंट्रोल चेक्स कीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप पाबंदी लगाएंगे उतना ज्यादा इलीगल ट्रेड होगा। बिहार के अंदर आप देखिए, इलीगली शराब जो है घर में डिलीवर होती है। ये दूसरी बात है कि 300 रुपए की चीज 500 में मिलती है और सरकार को 1 रुपया नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। एक और मामला इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, एनडीए को लेकर के तो हमने चर्चा की, जो हरियाणा में आईपीएस सुसाइड का मामला था, उसको लेकर के अब राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस दोनों पर निशाना साधा है, क्योंकि पूरन कुमार जो है वो मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित अपने घर में गोली लगने से घायल अवस्था में पाए गए थे और फिर बाद में उनकी मौत हो गई। और राहुल गांधी ने इसके पीछे जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है। इसको लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं और उन्होंने जो ट्वीट करते हुए लिखा है, मैं उनका ट्वीट भी दिखाना चाहूंगी क्योंकि इससे देश भर में बवाल मचा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहने पड़े तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालातों में जी रहा होगा। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरन जी की मृत्यु, ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनुवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया है। और साथ ही साथ वो लगातार इसको लेकर के और आगे उन्होंने ट्वीट किया है कि दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। ये संघर्ष केवल पूरन जी का नहीं, हर उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय में विश्वास रखता है। ये राहुल गांधी का ट्वीट है सर। और अब यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि रायबरेली के हरिओम वाल्मीकि से लेकर पूरन जी तक हर घटना ये सवाल उठाती है कि क्या समानता अब सिर्फ किताबों में रह गई है? भाई देखिए, ये एडिशनल डीजीपी साहब जो थे, इन्होंने कम से कम 36 रिप्रेजेंटेशन अपने अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को दिए थे और ये कहा था कि मुझे जाति दलित होने के कारण उत्पीड़ित किया जाता है और मुझे अपमानित किया जाता है। और उसी लिए, और अब ये पहली बार हुआ होगा मेरे ख्याल से, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के खिलाफ एफआईआर लिखाई उनकी पत्नी ने और एसपी रोहतक के और बहुत सारे पुलिस अधिकारियों के और आईएएस अधिकारियों के खिलाफ। तो क्योंकि उनकी पत्नी भी आईएएस हैं और ये उत्पीड़न का उन्हें पता है, मानसिक दबाव जो था, तो पहले तो उन्होंने कहा कि मैं इसका शव वो नहीं होने दूंगी, दाह नहीं होने दूंगी, शव का रोके रखा। खैर बाद में जब ये बात मानी गई और सारी एफआईआर लिखाई गई, देखिए ये जो जातीय विद्वेष है और जो एक अपने को शेष समझने की परंपरा है, जो ये इन्होंने किया था राकेश किशोर तिवारी ने। अब ये कम से कम एक और अच्छी घटना हुई जो कल हम लोग निधि बात कर रहे थे, परसों भी कर रहे थे। जस्टिस गवई के साथ जस्टिस भुइयां जो बैठे हुए थे उस समय कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा कि मेरा निर्णय अलग है, मेरी विचारधारा अलग है। इट इज नॉट ए अटैक ऑन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इट इज ए अटैक ऑन द इंस्टीट्यूशन। ये न्यायपालिका को डराने का प्रयास है। अच्छा, लोग फेसबुक में डाल रहे हैं, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि वो जो राकेश किशोर तिवारी है वो सवर्णों के नेता बन गए। अरे यार, तुम सवर्णों के नेता बनो यार, तुम हमारे हिंदुस्तान को जाति और धार्मिक विद्वेष पे क्यों झोंक रहे हो? मिलजुल के हमारे 142 करोड़ लोगों को क्यों नहीं रहने देते? कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है, कोई किसी से निम्नतर नहीं है। एक दूसरे को एक परिवार समझ के जब तक देश आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, मेरा देश महान नहीं बन सकता। और मेरे लिए धर्म और जाति से ऊपर मेरा भारत माता है। और भारत माता के लिए जो आपने ये भाई पूरन सिंह के साथ किया है, जो आपने हरिओम वाल्मीकि के साथ किया है और जो गुस्ताखी इस दुष्ट आदमी ने की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, इन लोगों को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट अगर नहीं मिलेगा तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। दिस पर्सन शुड बी अरेस्टेड
और इसको ये बताना चाहिए, इस पे बड़ा शेखी बधारी कि साहब मेरे को दलित संगठनों ने कहा कि ये कर देंगे वो कर देंगे, मैंने कहा कि हाँ मैं जा रहा हूं पुलिस थाने, जिसकी हिम्मत हो मुझे रोक ले, किसी ने मुझे नहीं रोका। अरे इस प्रकार की शेखी मत बधाइए, समाज को मत तोड़िए, देश को मत तोड़िए। आपने जो चीफ जस्टिस इंडिया के ऊपर किया है वो धिक्कारनीय नहीं, एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए आपको कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए और देश को इसका संज्ञान लेना चाहिए। इसके बावजूद आप सवर्ण है कि ओबीसी है, दलित है, इस प्रकार से इंस्टीट्यूशन पे और हमारे जो हमारा संविधान है इसके जो रक्षक हैं उस पर इस प्रकार का प्रहार देश पे प्रहार है और ऐसे आदमी को इतना दंड मिलना चाहिए कि 4 बार सोचे आदमी जब इस प्रकार की घटना करे। एक छोटे से सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालना, जो वहां पे कर्नाटका गवर्नमेंट ने एफआईआर की है उसी धारा में की है, सरकारी कर्मचारी को डराना, आतंकित करना, कार्य में बाधा डालना, और ये बिल्कुल इस आदमी को जेल कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और पूरे देश के अंदर इसके लिए एफआईआर होनी चाहिए। और अब ये अपना केस खुद लड़ नहीं सकता क्योंकि इसका जो बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल कर दिया गया। बिल्कुल सर, लेकिन ये जो आईपीएस अधिकारी हैं वाई पूरन कुमार जी, उनकी जो आत्महत्या है उसको लेकर के अब और भी विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं और संजय सिंह ने इसको लेकर के बहुत बड़ा खुलासा किया है। वो कह रहे हैं कि ये सच कभी कोई मीडिया नहीं दिखाएगा, कभी कोई बीजेपी नहीं बोलेगी। उन्होंने जो कुछ बताया है उनका छोटा सा वीडियो है, मैं दिखाती हूँ। एक आईपीएस अधिकारी का फाइनल नोट यानी कि अंतिम पत्र यानी कि सुइसाइड नोट, पूरण कुमार नाम के आईपीएस अधिकारी जिनकी दर्द, जिनकी पीड़ा अगर आप उस पत्र में पढ़ेंगे तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि आजादी के इतने साल के बाद भी एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को दलित होने की सजा मिल रही है और दलित जाति में जन्म लेने के कारण उसको इतना अपमान सहना पड़ता है, इतना अपमान सहना पड़ता है, इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है कि वो मौत को गले लगा लेता है। और यही पूरा मामला है पूर्ण कुमार का। आज मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है, किसी टीवी चैनल पे कोई डिबेट नहीं हो रही है। सारा गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करने में जुटा रहता है। मैं पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा मामला हो गया, किस टीवी चैनल पर डिबेट हो रही है? यह कोई सामान्य बात नहीं है। हरियाणा काडर के इतने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पूरण कुमार जी की जब आप पूरी गाथा पढ़ेंगे, जब वो पूरी कहानी सुनेंगे, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। 2022 से मामला चल रहा था और गुनाह क्या था उनका? एक मंदिर में वो चले गए, उनके मंदिर में जाने को मुद्दा बनाया गया उनके ही विभाग के द्वारा कि एक दलित होकर वो मंदिर में कैसे चले गए। आप सोचिए, एक आईपीएस अधिकारी मंदिर में चला गया क्योंकि वो दलित समाज से है, इसलिए उसको मुद्दा बनाया जाता है उनके ही विभाग के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के राज में हरियाणा में 2022 में उनकी पत्नी जो है वो आईएएस है। इससे बड़ी कौन सी नौकरी होती है हिंदुस्तान में? एक आईएएस, एक आईपीएस। पत्नी हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ उनके ऑफिस में काम करती हैं। पति एडीजी लेवल का अधिकारी मंदिर में चला गया, यह गुनाह हो गया। और प्रताड़ित करने वाले में कौन? वहां के डीजीपी का नाम सामने आया, हरियाणा राज्य के डीजीपी का नाम, हरियाणा राज्य के चीफ सेक्रेटरी का नाम, हरियाणा राज्य के कई अधिकारियों का नाम आया। 15 अधिकारियों के नाम अपने अंतिम फाइनल नोट में, सुइसाइड नोट में पूर्ण कुमार जी ने लिखा है कि किस तरह से उनको जाति सूचक शब्दों से गालियां दी जाती थी, किस तरह से दलित होने के कारण उनके मंदिर में जाने को मुद्दा बनाया गया, किस तरह से अपने पिता के बीमार होने पर छुट्टी बाकी रहने के बावजूद उनको छुट्टी सैंक्शन नहीं की गई और उनके पिता की मौत हो गई।
वो आंध्र प्रदेश में अपने पिता के अंतिम वक्त में नहीं पहुंच पाए। इससे ज्यादा पीड़ा, इससे ज्यादा दुख, इससे ज्यादा प्रताड़ना क्या किसी व्यक्ति को दी जा सकती है? फिर उसी आदमी के खिलाफ, और इन्हीं पूर्ण कुमार जी ने ऐसा नहीं कि इस मामले को दबाया, इन्होंने इन तमाम घटनाओं की शिकायत की वरिष्ठ अधिकारियों से, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सिर्फ शिकायत नहीं की, हरियाणा के, पंजाब के हाई कोर्ट में, चंडीगढ़ में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा इनको हटा के, एडीजीपी के रैंक से हटा के ट्रेनिंग जहां पे होती है पुलिस वालों को, वहां पे पोस्ट किया गया, और वहां पे पोस्ट करके इनके खिलाफ, इनके ही एक मातहत एसपी से, इनके जूनियर अधिकारी से रोहतक में एफआईआर दर्ज कराई गई। किसकी तरफ से? एक शराब के व्यवसायी की तरफ से। और यह कहा गया कि पूर्ण कुमार जी का जो स्टाफ था वो 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था, और एफआईआर दर्ज की गई पूर्ण कुमार के नाम पे। उसके बाद वो हताश होके, पीड़ित होके, दुखी होके, तकलीफ में होके अपने घर के नौकरों से कहते हैं, मैं बेसमेंट में जा रहा हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जाते हैं, 8 पेज की चिट्ठी लिखते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। मरने से पहले अपनी वो चिट्ठी अपनी पत्नी को भेजते हैं, अपने दोस्तों को भेजते हैं। उनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए चंडीगढ़ के एक थाने में एप्लीकेशन दी है। पता नहीं क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि ये नया भारत है, मोदी जी का नया भारत, जहां बड़ी अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, विकसित भारत की बात की जाती है, डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, आपके गौरवमयी इतिहास के बारे में बार बार चर्चा की जाती है। एक मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं, उनको गालियां दी जाएंगी, उनको मौत के घाट उतारने की धमकी दी जाएगी, उनके ऊपर जूते फेंके जाएंगे, उनके गले में हांडी बांधी जाएगी। एक आईपीएस अधिकारी जो 25 साल से आईपीएस की नौकरी कर रहा है, जिसकी पत्नी खुद आईएएस है, उसको जाति सूचक शब्दों से गालियां दी जाएंगी। यह नया भारत है, यह है मोदी का नया भारत, यह है भाजपा का नया भारत। सोचना आपको होगा, अगर आजादी के 78 साल के बाद भी इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जानवरों की तरह उनसे व्यवहार किया जा रहा है, तो एक कैसा नया भारत हम लोग बना रहे हैं, यह सोचना है आपको। और इंसाफ की आवाज उठाइए, मत उम्मीद रखिए गोदी मीडिया से। कम से कम इतना तो कर सकते हैं, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया पूर्ण कुमार के पक्ष में, एक वीडियो ही बना दीजिए, कुछ तो बोलिए, लगे तो आपकी चेतना जिंदा है, ऐसा महसूस तो हो कि इस देश में कुछ लोगों के मन में ऐसी घटनाओं को सुन के पीड़ा होती है। कुछ बोलिए, आवाज उठाइए। जय हिंद। तो सर, संजय सिंह गोदी मीडिया से ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि वो इन मुद्दों को उठाएगी, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो उनका फाइनल नोट है वो बता रहे हैं कि ये बताता है कि भाजपा राज में कैसे एक आईपीएस अधिकारी को दलित होने की सजा मिली है, और फिर सीजेआई के ऊपर भी आप देखिए कि जूता फेंका जाता है। आपको क्या लगता है कि आखिरकार कितने बड़े पद पर और होना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से वो दलितों का अपमान ना करके उनका सम्मान किया जा सके, और किसी भी तरीके से जो दलित है उनके ऊपर इस तरीके के अत्याचार ना हो सके, और ऊपर से जो गोदी मीडिया को लेकर के संजय सिंह ने कहा, इन दोनों बातों पर आपकी क्या राय है सर? देखो निधि, सही बात यह है, सवर्णों को यह समझना चाहिए, जो अपने को सवर्ण कहते हैं और जाति को अपने को सुपीरियर समझते हैं, उनको यह समझना चाहिए कि ये क्या मनोभावना होती होगी उस व्यक्ति की जो दलित कुल में पैदा हुआ और उसके बाद मंदिर जाने पे उसको परेशान किया जाए। अरे ये तो उसकी भावना है, वो मंदिर जाना चाहता है, कोई भी मंदिर जाना चाहता है। भगवान के दरबार में कहां कौन सी जाति पूछी जाता है, कौन सा धर्म पूछा जाता है, जिसकी श्रद्धा है जाए, मत्था टेके, और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है।
ये बात बिल्कुल पक्की है। जैसे रोहित वेमुला का अगर आपने लास्ट लेटर पढ़ा हो, जिस प्रकार से उस मेधावी बच्चे के बिल्कुल भावनाओं को कुचल के उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया, उसी प्रकार से ये किया गया। हमको ये सोचना होगा कि ये तो चलिए हम लोग सवर्ण कुल में पैदा हुए, अगर हम दलित कुल में, और इसीलिए मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो अपने पीछे हमेशा लगाता हूं। ये होता है संघर्ष। भाई देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का संघर्ष मैं क्यों मानता हूं? पंडित जवाहरलाल नेहरू का संघर्ष में कल्पना करता हूं कि एक व्यक्ति जो करोड़पति अरबपति परिवार में पैदा हुआ, आनंद भवन, स्वराज भवन, लाखों करोड़ों की संपत्ति, जब वो ब्रिटेन पढ़ने गए, हर दरवाजे पे एक गाड़ी उनके लिए खड़ी रहती थी कि पंडित जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू के इकलौते बेटे थे और उनके सबसे लाडले बेटे थे। जब उन्हें पता चला कि नेहरू ये चाहता है, उसने अपने बेटे के लिए सब कुछ दान दे दिया, जो बचा खुचा वो इंदिरा गांधी ने दान दे दिया। तो जो आदमी राजसी परिवार में पैदा हुआ हो और उसके बाद वो फकीर की तरह 9 साल जेल में रहे, तो वह त्याग है कि नहीं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जरा कल्पना तो कीजिए, उनकी कहानी तो पढ़ी है, मैंने कहानी पढ़ी है पूरी, उनकी कहानी तो पढ़ी है, जरा उस दर्द को महसूस करने का प्रयास कीजिए। भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि आप निधि तिवारी हैं। आज समझिए कि अगर मैं उस स्कूल में, आप किस स्कूल में पैदा हुई आपके हाथ में था क्या? मैं किस स्कूल में पैदा हुआ है मेरे हाथ में था क्या? अरे तो हो गया कि जिस स्कूल में मैं पैदा हुआ वो एक सनातनी परिवार था, वो ब्राह्मण कुल था। अगर मैं भी इस कुल में पैदा हुआ तो क्या मुझे इसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता और मेरे को ऊंचे पदों में न जाने दिया गया होता और ऊंचे पदों में चल गया होता? इसके बावजूद मुझे जाति सूचक शब्दों का उपयोग करके और मंदिर में न घुसने दिया जाता? मेरा इस प्रकार से मानसिक शोषण होता और मैं इतने तनाव में आ जाता और मुझे फर्जी केसेस में फंसा दिया जाता? और अगर मैं सवर्ण हूं तो मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। अब आप सोचिए, वो जो राकेश किशोर तिवारी है, अरे यार, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंका, पुलिस उनको खाना खिला रही है, पुलिस उनको चाय पिला रही है, खुद कह रहे हैं वो। माने एक अपराधी को चाय पिलाना और खाना खिलाना, ये तो चलिए जस्टिस भुइयां का मैं प्रणाम करता हूं, उन्हें धन्यवाद करता हूं। और इस मामले में सारे के सारे जुडिशरी को, क्योंकि कई जगह केसेस एफआईआर दर्ज हो रही हैं उनके खिलाफ, और जितने ये बाकी ये घूमते हैं छुटभइये और जो अपने का बड़ा दम भरते हैं, हम ठाकुर हैं और हम ब्राह्मण हैं और हम वैश्य समाज के हैं और ये इन लोगों की कैसे हिम्मत हुई हमारे सामने आके बैठते हैं, इसीलिए बिहार का इलेक्शन इन लोगों ने खराब कर दिया है अपने लिए। और इसके लिए तेजस्वी यादव का रास्ता खुल गया है, क्योंकि लोग बिहार के अंदर ये कहते हैं कम से कम जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने तो ये कम से कम दलित ओबीसी को अधिकार मिला कि खाट में बगल में बैठते थे, वरना जमीन पे बैठते थे, हिम्मत नहीं होती थी कुर्सी पे। और ये बताइए उचित है क्या निधि? भाई अगर आप दलित परिवार में पैदा होती और इस प्रकार से आपकी मानसिक प्रताड़ना होती तो ये क्या उचित था? क्या कोई ऐसा है कि जस्ट बिकॉज ही इज बॉर्न इन ए पर्टिकुलर फैमिली तो उसका अधिकार है कि दूसरे का अपमान करे? अरे सब परमेश्वर की संतान है, हम भी परमेश्वर की संतान है। वो मानते हैं वो अल्लाह की संतान है, वो जानते हैं गुरु साहब की संतान है, लेकिन है तो सब सृष्टि के बनाए हुए जीव। तो हम जीव जो हैं वी हैव टू को एग्जिस्ट। और किसी को शेर समझना, किसी को बड़ा समझना, तो ये तो जानवरों से भी बदतर स्थिति है। ये जो मनुस्मृति लाना चाहते थे 2024 के चुनाव के बाद, और इसके लिए सबसे ज्यादा धिक्कारणीय अगर कोई व्यक्ति है तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू है। इनकी वजह से आज हमारे देश के अंदर इस प्रकार का दुस्साहस बढ़ गया है कुछ लोगों का। अरे बताइए, गुजरात के अंदर जो बिल्किस बानो के साथ हुआ, तो वहां पे लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, अरे ब्राह्मण है इसलिए रेप नहीं कर सकते, वो तो बड़े संस्कारी होते हैं। अरे काहे के संस्कारी होते हैं यार? रावण भी तो ब्राह्मण था। जाति से कोई संस्कारी होता है, संस्कारहीन होता है क्या? वाल्मीकि को नहीं मानते ये लोग बाकी जो चिंतक हैं उनको नहीं मानते? पेरियार को मानने वालों को आप गाली देते हैं, आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वालों को गाली देते हैं। तो अपनी जाति और धर्म को भूल जाइए। हर आदमी को सोचना चाहिए वो केवल भारतीय है, और भारतीय में जितने भी 142 करोड़ लोग हैं ये हमारे भाई बहन हैं। अगर अपने को जाति शेष समझेंगे तो कुछ ही दिनों के बाद आपको बहुत ज्यादा झेलना पड़ेगा। इसलिए समता मूलक समाज, जो डॉक्टर लोहिया कहते थे, जिनका मैं बहुत बड़ा भक्त था, समता मूलक समाज होना चाहिए, कोई जाति और धर्म का भेद नहीं होना चाहिए। जो योग्य है उसको मिले, जो योग्य नहीं है उसको न मिले। बिल्कुल सही बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए।
तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।